नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। हम मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइज़र की जो सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं उसका पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। इस पार्ट 4 में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके पहले मैंने आपको यहाँ पर बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करवाए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, तो आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। चीज़ों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने को डैश कहा जाता है। मतलब कि चीज़ों को एक तो या तो फिर ऊपर से नीचे के क्रम में या फिर नीचे से ऊपर के क्रम में, मतलब कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में अपने को लगाना है। तो इसे हम सीरिएशन कह सकते हैं, मतलब क्रमबद्धन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान या कंजर्वेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीरिएशन, मतलब हम एक सीरीज में लगा रहे हैं। सपोज करो 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, जैसे कि एक एक नंबर छूट रहा है लेकिन एक बढ़ता क्रम चल रहा है ना, फिर 7 है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सीरीज चल रही है, सीरिएशन है बढ़ते क्रम में। इसको अपन अपोजिट भी लिख सकते हैं, तो इसे हम सीरिएशन कहेंगे। अब आपको ये बताना है कि ये जो सीरिएशन, क्लासिफिकेशन, CCS करके दिया था, है ना, और कंजर्वेशन, तो ये ना किस जो मनोवैज्ञानिक था उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द चाइल्ड बिगिंस टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। मतलब बच्चा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना सीखता है विथ वर्ड्स, मतलब कि शब्दों से, और इमेजेस से, विच आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इंक्रीज्ड सिम्बॉलिक थिंकिंग इन विच स्टेजेस ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एक बार हिंदी में प्रश्न पढ़ने का प्रयास करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को की किस अवस्था में, मतलब अवस्था का नाम बताना है, किस अवस्था में वर्धित प्रतीकात्मक चिंतन के माध्यम से, मतलब कि अब बच्चा प्रतीकों से समझ रहा है दुनिया को। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि गाड़ी, तो उसके दिमाग में गाड़ी की इमेज आ जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि साइकिल, ठीक है, तो उसके दिमाग में एक साइकिल की इमेज आ जाएगी, कुछ ऐसा, मतलब जो भी है साइकिल आप बना लेना। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, अगर मैं बोलूँ सड़क, तो उसके दिमाग में एक सड़क की इमेज आ जाएगी। तो इस तरह से इमेजेस के माध्यम से वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर रहा है खुद को, कि कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो अपन ने ये पढ़ा था, ये होता है उसकी सेकंड स्टेज, मतलब SPCF, इस तरह से हमने स्टेज पढ़ी थी। और ये होता है P, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये कब होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, मतलब कि संक्रिया पूर्व अवस्था, जो सेकंड वाली स्टेज रहती है। इसके बाद हम आज के मुख्य टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, या ये नहीं हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड। ठीक है, या स्पेशल चिल्ड्रन, मतलब विशेष बच्चे, स्पेशल चिल्ड्रन, तो विशिष्ट बच्चे जिन्हें हम बोल सकते हैं एक तरह से। अब हम इसमें देखते हैं कि वह बालक जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक दृष्टि से सामान्य बालकों से अभिवृद्धि और विकास में, मतलब यहाँ पे अभिवृद्धि भी है, मतलब अभिवृद्धि मतलब कि एक मात्रात्मक, और विकास मतलब गुणात्मक वाला पहलू, उन दोनों में भिन्न होते हैं, विशेष बालक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनका जो शारीरिक विकास होता है, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक विकास होता है, उन बच्चों से कुछ अलग प्रकार के बच्चे। जैसे सपोज करो कि एक बच्चा 5 वर्ष का है। अब 5 वर्ष का बच्चा है तो उसका जो वेट है 15 किलोग्राम है। ठीक है, 15 से 20 किलोग्राम है, लेकिन इन बच्चों का वेट कितना है, 12 से 14 किलोग्राम ही रह गया। तो इस तरह से इनमें क्या है, कुछ डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। मानसिक स्तर भी मान लो, 5 साल का बच्चा है, वो काउंटिंग जानता है, मतलब 100 तक वो काउंटिंग जानता है, नंबर्स नेम जानता है। लेकिन ये बच्चा है, इसको 1 नहीं पता, इसको ज्ञान नहीं है अक्षर का, इसको A का ज्ञान नहीं है, अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो ये मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, इस तरह से ये क्या है कि इनका अभिवृद्धि और विकास सामान्य बच्चों के जैसा नहीं होता है। ठीक है, अब इनको कितने प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बौद्धिक दृष्टिकोण से, मतलब बुद्धि के आधार पर, शैक्षिक दृष्टिकोण से, मतलब एजुकेशन, उनके एजुकेशन के आधार पर, शारीरिक दृष्टि से, मतलब फिजिकली उनका कैसा है उसके आधार पर, और समस्याग्रस्त बच्चे। तो आज मैं आपको इन तीनों को अच्छे से करवाऊंगी। और ये जो शारीरिक वाला है इसका भी एक होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। जो प्रश्न आप देखते होगे, जैसे कि डिसकैलकुलिया क्या होता है ना, अफेजिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें, और समस्याग्रस्त बच्चे, ये एक इसका ही एक जो पार्ट 2 होगा उसमें होगा। आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी जाने वाली है, तो इन तीनों को कवर किया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है, बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर, मतलब बुद्धि के आधार पर बच्चे कैसे कैसे हो सकते हैं। एक है प्रतिभावान बच्चे और एक है मंद बुद्धि बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ।
एक टर्म आप देखोगे IQ। IQ मतलब होता है एक तरह से बुद्धि लब्धि। IQ का जो फॉर्मूला है वो अगली स्लाइड में मैंने बताया हुआ है। अब इस IQ के बेसिस पे अपन जनरली 3 कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होते हैं 140 से ज़्यादा वाले, एक होते हैं 70 से कम वाले। अब जो 70 से कम वाले हैं उन्हें हम सामान्यतः बोलते हैं मंदबुद्धि बच्चे, और जो 140 से ज़्यादा वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रतिभावान या गॉड गिफ्ट, इन्हें हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड ये हो गए। इसके बाद अब यहाँ पे बीच में मिडल में जो रहता है वो रहता है 90 से 110। अब इन 90 से 110 वालों को हम बोलते हैं सामान्य बच्चे, ठीक है। ये IQ के हिसाब से हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं प्रतिभावान बालकों को। यहाँ पर ये भी बता दूं कि प्रतिभावान बालक हैं, इनको भी हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक IQ के हिसाब से, एक सामाजिक दृष्टि से वो कैसे घुल मिल रहे हैं, और जो तीसरी वाली कैटेगरी आती है वो है अपनी सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी। मैंने यहाँ पे इन दोनों को मेंशन नहीं किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सामाजिक में क्या है कि वो जो समाज के नियम हैं, उनके समाज के कानून हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे सपोज करो कि 4 लोगों में जाते हैं तो एटिकेट्स से, जैसे किसी ने कुछ खाने के लिए दिया कुछ, तो टूट नहीं पड़ते हैं उस पर, उसके हिसाब से रहते हैं, नहीं मना करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो कि कुछ भी चीज़ ऐसी देखी है तो बस देखकर स्माइल पास करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको उसके लिए रोएंगे चिल्लाएंगे। तो ये क्या है कि ये प्रतिभावान बच्चे हैं एक तरह से। तो नियम के हिसाब से समाज के द्वारा जो नियम है एटिकेट्स में रहते हैं, समाज की जो बातें होती हैं उनको मानते हैं, ठीक है। इसके बाद एक है सांख्य की दृष्टि से। तो प्रत्येक 100 में से 20 लोग, मतलब 20 बच्चे बोल सकते हैं अपने यहाँ, 100 में से 20 बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब अपन IQ के हिसाब से ज़्यादा देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। IQ के हिसाब से 140 या उससे अधिक बुद्धि लब्धि होगी, ऐसा बोला था टर्मेन एंड मेरिल। आप टर्मेन का नाम याद रखना। हैक ने बोला था 125 या उससे अधिक IQ होगा, और बेंटले ने बोला था 110 या उससे अधिक IQ वाले बच्चे ही प्रतिभावान बच्चे होंगे, ठीक है। प्रतिभावान बच्चे या गॉड गिफ्टेड बच्चे कौन से होगा? 140 से अधिक, जनरली अपने को 140 रखना है। अगर स्पेसिफिक नाम लेकर आए हैक या बेंटले तो 125 और 110, ठीक है। IQ के हिसाब से देखा, सामाजिक दृष्टि से देखा, और सांख्यिकी के हिसाब से भी देख लिया। ये हो गए अपने प्रतिभावान बच्चे। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रतिभावान बच्चों की विशेषताएं क्या होंगी। अब कुछ स्पेशलिटीज़ तो होंगी इनकी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो व्यापक शब्द भंडार, इनका जो शब्द भंडार होता है, डिक्शनरी होती है उनकी अच्छी होती है, नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेतृत्व क्षमता बेहतर होती है। अमूर्त चिंतन होता है, तीव्र तर्क शक्ति है, उच्च बुद्धि लब्धि है, मतलब IQ तेज है, शीघ्र समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग तुरंत होती है, ठीक है। आलोचनात्मक चिंतन, मतलब कि किसी भी चीज़ की अच्छी चीज़ बुरी चीज़ उस पर कमेंट करना है तो उसको भी क्लियर करेंगे, तो आलोचनात्मक चिंतन होता है, ठीक है। अमूर्त सोच होती है इनकी, है ना, ये दिख रखा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन में मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ सामने नहीं है। अब मैं बोलूँ कि अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो इमेजिनेशन कर पा रहे हैं, पृथ्वी का रिवॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है वो इमेज कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो इस तरह से अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं। अब इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं अपन? अवलोकन के द्वारा, मतलब टीचर है वो अवलोकन कर रहा है ना, देख रहा है समय समय पर कि ये बच्चा अच्छे से जवाब देता है, ये नहीं देता है। पूर्व अवलेख मतलब क्या है कि उसके पुराने रिकॉर्ड्स देखिए, उसके मार्कशीट्स देखिए, उनसे पता लग रहा है। परीक्षण के द्वारा टेस्ट ले लिया टीचर ने कोई एक, तो इस तरह से। अब IQ मैंने वहाँ बताया था बुद्धि लब्धि, इसका फॉर्मूला होता है एक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। तो मानसिक आयु क्या होती है? ये होती है अपनी एक टेस्ट वगैरह के माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मानसिक आयु को और वास्तविक आयु का रेशो। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या है? विशेष पाठ्यक्रम, मतलब कुछ अलग टाइप के इनके लिए सिलेबस बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेतृत्व प्रशिक्षण, यहाँ पे क्या है कि इनको विशेष नेतृत्व, इन्हें लीडरशिप की जरूरत होती है, विशेष नेतृत्व की या गाइडेंस की जरूरत होती है एक तरह से मैं बोल दूँ। तो विशेष प्रकार के टीचर होते हैं जो गाइड करते हैं। पुस्तकालय सुविधा, लाइब्रेरीज अलग अलग होती हैं इनके लिए। इसके बाद नवोदय की सुविधा रहती है। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड, इनको प्रोजेक्ट ज़्यादा दिए जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की इनमें खुद से जो एटीट्यूड रहता है वो डेवलप होता है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से आती है। उसके बाद क्या है? निगमन। अब निगमन और आगमन दो विधि होती हैं। निगमन होती है डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव। आप याद रखना कि आगमन में क्या होता है, आगमन अ से शुरू हो रहा है, तो आगमन में पहले आता है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अपन फॉर्मूला की तरफ जाते हैं, ठीक है।
अब सपोज करो मैं आगमन विधि ऐसे समझाऊँ, 2 + 2 हो गया 4, फिर मैं बोलूँ 2 + 4 हो गया 6। ऐसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए। फिर मैं बोलूँ कि जो दो इवन नंबर होते हैं उनका सम इवन है, मतलब दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। अब मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया, उसके बाद फिर मैं रूल बता रही हूँ। तो ये हो गया अपना आगमन विधि। इसका उल्टा पहले मैंने रूल बता दिया, उसके बाद मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो ये हो गया अपना निगमन विधि। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब है मंदबुद्धि बालक। अभी हमने प्रतिभावान बालक देखे, दूसरे मंदबुद्धि बालक हैं। मंदबुद्धि बालक कौन से होते हैं? इनका IQ 70 से कम होता है, हमने वहाँ पर देखा था। अब इन मंदबुद्धि बालकों को अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, EMR, TMR और CMR। EMR मतलब क्या है? एजुकेशनली मेंटली रिटार्डेड। TMR क्या है? ट्रेंड मेंटली रिटार्डेड। और CMR है कस्टडियन मेंटली रिटार्डेड। इनको क्या है? शिक्षा के द्वारा हम थोड़ा सा इनमें इम्प्रूव ला सकते हैं, शिक्षण के द्वारा, ठीक है। तो इन्हें शिक्षा दी जाती है, मतलब इनके लिए रेमेडियल क्लासेस वगैरह हम लगा सकते हैं, कुछ स्पेशल मेथड से इन्हें सिखा सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद ट्रेंड मेंटली रिटार्डेड में क्या है? इन्हें हम कौशल की शिक्षा देते हैं, कुछ ऐसा हस्तशिल्प वगैरह है ना, कुछ इलेक्ट्रीशियन वगैरह का जो डिप्लोमा वगैरह होते हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इससे क्या है कि ये स्किल लेकर के अपना प्रॉपर रोजगार प्राप्त कर सकें जल्द से जल्द। इसके बाद CMR में क्या है? इन्हें तो हमें कस्टडी में रखना पड़ता है, मतलब देखभाल की ज़रूरत होती है इन बच्चों को। इन बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये स्कूल जाएं, ना इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पढ़ाई करें, तो इन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है। अब इनको भी IQ के हिसाब से कैटेगराइज किया है। EMR होता है 50 से 70, TMR होता है 25 से 50 और CMR होता है 0 से 25। ठीक है, ये हमने पढ़ी मंदबुद्धि बालक। अब मंदबुद्धि बालकों की कुछ विशेषताएं हैं। फोकस में कमी रहती है, किसी भी चीज़ पर एक समय में एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। आत्मनिर्भरता में कमी है, तार्किक क्षमता कमजोर होती है, बुद्धि लब्धि मतलब IQ निम्न होता है, लो होता है, स्वास्थ्य समस्या रहती हैं। इसके बाद मंदबुद्धि बालकों के लिए शिक्षा, तो प्रश्न पिछली बार भी आया था कि हस्तशिल्प की शिक्षा। अभी हम पिछड़े बालकों को पढ़ेंगे, तो पिछड़े बालकों में भी इसी प्रकार से हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। कलात्मक कौशलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नृत्य संगीत वगैरह है ना, तो उनमें अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो वहाँ अच्छा कर सकते हैं। इनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की जा सकती है, ठीक है, की जाती है और की जा सकती है। विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक कंसेप्ट रहता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में क्या है कि कुछ स्पेशल चीज़ें नहीं की जाती, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में ही सारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। उस कंसेप्ट को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। भले ही मतलब बहुत सारी एक तरह से मैं बोलूँ कि विभिन्नताएं हो क्लास में, है ना, किसी बच्चे का स्तर कुछ हो, किसी बच्चे का स्तर कुछ हो, कोई बच्चा शारीरिक रूप से भी समस्याग्रस्त हो सकता है, लेकिन उन सारे बच्चों को इंक्लूड करके और जब एजुकेशन दी जाती है उसे हम इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब मैं एक क्लास में इस टॉपिक को करवा दूंगी, समावेशी शिक्षा क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो शैक्षणिक दृष्टिकोण के आधार पर एक होते हैं तीव्रता से सीखने वाले बच्चे और एक पिछड़े बालक। जो तीव्रता से सीख रहे हैं बच्चे, वो एक तरह से प्रतिभाशाली बालकों के समान ही होते हैं, तो इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें नहीं देखनी है, विशेष चीज़ें यहाँ देखनी है। पिछड़े बालक ऐसे बालक जो शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पीछे रह जाते हैं। ये क्या है? जरूरी नहीं है कि ये मंदबुद्धि बालक हैं ही, यहाँ लिख भी रखा है कि जरूरी नहीं है कि ये मंदबुद्धि बालक हैं, ये सामान्य बुद्धि वाले या औसत बुद्धि वाले बालक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में चूंकि पीछे रह गए हैं, बात इतनी सी है। इसके बाद पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या है? मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। निर्णय क्षमता का अभाव है, विद्यालय या शैक्षिक उपलब्धि और परीक्षा उपलब्धि में कमी एक तरह से, ठीक है, मैं उनकी बुद्धि की तुलना में कम, मतलब यही है कि शैक्षणिक उपलब्धि भी कम होती है, परीक्षा उपलब्धि भी कम होती है। बुद्धि काफ़ी है लेकिन शिक्षा में उतना परफॉर्मेंस नहीं है, कक्षा कार्य गृह कार्य में रुचि नहीं है, असमर्थ है काम करने में, छूट गया है, अब इंटरेस्ट ही नहीं है, कैसे कर लेंगे, विद्यालय गतिविधियों में रुचि नहीं, इसलिए ये पिछड़े बालक हैं। इनके लिए क्या प्रयास है? सरल और रुचिपूर्ण। अब इनमें क्या है, मेन जो फैक्टर रहता है वो रुचि का है, इंटरेस्ट नहीं होता है बच्चों में ना पढ़ाई के प्रति। तो इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो ये प्रतिभावान बालकों की तरफ धीमे धीमे से अग्रसर हो सकते हैं, मतलब ये तीव्र गति से सीखने वाले बालक बन जाएंगे। हस्त कौशल की शिक्षा दी जाती है क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। शारीरिक श्रम की शिक्षा दी जाती है क्योंकि वही बात है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। और सांस्कृतिक है, यहाँ पे ये क्या है? सांस्कृतिक मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाता है, जैसे कि नृत्य है, संगीत है, चित्रकला है,
तो इस तरह की शिक्षा इनको दी जाती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं शारीरिक दृष्टि के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बालक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हमें देखना है। इनके लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहले इनके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग किया जाता था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इनको विकलांग नहीं बोला जाएगा, दिव्यांग बोला जाएगा। अब विकलांग व्यक्ति अधिनियम, ये एक एक्ट इनके लिए 1995 में आया था, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, 1996 में ये लागू हुआ था। PWD एक्ट, और अब जो है वो RPWD। ठीक है, PWD एक्ट 1996 का 7 प्रकार की निर्योग्यताएं इसमें हैं। ये इनके 7 टाइप देख लेते हैं, कोशिश करना एक बार पढ़ लो तो याद ही रह जाएंगी। ब्लाइंडनेस, लो विजन, दोनों मिलती जुलती हैं, आंखों से संबंधित। नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट, मीन्स श्रवण बाधित। नेक्स्ट है लोकोमोटर, मतलब गतिशीलता में समस्या है। फिर एक है लेप्रोसी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ठीक है, इनको अलग अलग रखा गया था। अब जो 21 हो चुकी हैं, इसके बाद अभी वर्तमान में कितनी हैं? 21 हैं। जो 2016 का एक्ट आया है, आगे है स्लाइड में, उससे ये 21 हो गई हैं। पहले 7 थी, अब 21 हो गई हैं, याद रखना है। तो ये सारी तो हैं ही, कुछ और भी ऐड कर दी हैं। ठीक है, हम देखते हैं विकलांगता अधिनियम 2016। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज मीन्स RPWD। वहाँ PWD था, अब क्या हो गया यहाँ RPWD। वहाँ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज था, अब द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, मतलब यहाँ पे राइट्स हैं कुछ इन लोगों के। तो इसके तहत क्या है, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई हैं। अब हम देखते हैं कि ये एक्ट क्यों आया। तो एक सुधा कौल की अध्यक्षता की एक समिति बनी थी, इनकी सिफारिश पर ये एक्ट आया है। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? सुधा कौल की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 15 जून 2017 में। आप याद रखना, 16 में एक्ट आया और 17 में इम्प्लीमेंट हुआ। अब इस एक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ा है 2009 का। उसमें क्या है, राइट टू एजुकेशन में क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी मतलब क्या है, मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अब यहाँ पे इस एक्ट में 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बालकों के लिए ये प्रावधान, वहाँ पर 6 से 14 था, यहाँ पर 6 से 18 है। तो आपको ये याद रखना है। और इन लोगों को इसी एक्ट के तहत 4% आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं RPWD एक्ट में मतलब जो 2016 का, इसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ बताई हैं। अब अपने को एक एक से डिसेबिलिटीज़ देखनी है। पहली डिसेबिलिटी कौन सी है? ब्लाइंडनेस, मतलब कि जो दृष्टिहीनता या अंधापन मैं बोल सकती हूँ। तो ये है, इसमें क्या है कि बिल्कुल भी नहीं दिखता है। उसके बाद अल्प दृष्टि बाधित या लो विजन, इसमें कुछ थोड़ा बहुत दिख सकता है। ठीक है, कुछ अंधापन है, मतलब पूर्णतः अंधा नहीं है व्यक्ति, कुछ उसे थोड़ा बहुत दिखता है, उसे बोलते हैं लो विजन। इसके बाद कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी क्यूर्ड पर्सन्स, मतलब कुष्ठ रोग को भी इसमें विकलांगता की श्रेणी में रखा है। इस रोग का ही नाम है हैंसन रोग। एक संक्रामक बीमारी होती है, बैक्टीरिया से फैलती है। बैक्टीरिया कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री, नाम याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियल लेप्री। लेप्रोसी होता है तो लेप्री याद रह जाएगा। और इसका जो ट्रीटमेंट या इलाज होता है वो मल्टी ड्रग थेरेपी, मतलब कुछ पिल्स आती हैं, गोलियाँ आती हैं, वो खाते रहो। कुछ ऐसा बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट होता ही नहीं है। इसके बाद हम चौथी डिसेबिलिटी देख रहे हैं, मतलब ये कोई सीरीज नहीं है, सीरियल में नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे ही सीक्वेंस से आए, कैसे भी करके कर सकते हैं, लेकिन एक के समय डिस्कस करनी है। चौथी क्या है? सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। अब जब डेफ है तो क्या है कि पूरी तरह से आदमी बहरा है, दोनों कानों में 70 डेसिबल या उससे ज़्यादा की स्वर आवृत्तियों की श्रवण क्षति दोनों कानों में, मतलब कि इस डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि वो सुन नहीं पाएगा। ठीक है, और हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब कि सुनने में कठिनाई है, तो 60 से 70 डेसिबल तक की जो ध्वनि होती है उसको सुनने में कठिनाई है। तो ये हो गया चौथा, क्या है? श्रवण से संबंधित। नेक्स्ट डिसेबिलिटी कौन सी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर का मतलब होता है गत्यात्मक। क्या होता है? गत्यात्मक। अब व्यक्ति को चलने फिरने में समस्या है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में समस्या है, तो उसको ओवरऑल क्या है? मोशन करने में समस्या है। मोशन मतलब यही होता है गति करने में, तो उससे बोलते हैं अपन लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म को हम बोलते हैं बौनापन। कोई व्यक्ति, और कैसा व्यक्ति? कोई वयस्क व्यक्ति, मतलब 18 वर्ष का व्यक्ति अगर 4 फीट 10 इंच से छोटा है तो उसे हम बोलेंगे कि बौनापन का शिकार है, वो ड्वार्फिज्म है उसे। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी।
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब एक तरह से मैं बोल सकती हूँ मंदबुद्धिता, ठीक है, मंदबुद्धि। इसके बाद फिर क्या है, मानसिक बीमारी। अब मानसिक बीमारियों में बहुत सारी मेंटल इलनेस या मेंटल डिसीजेस हो सकती हैं। इसमें डिप्रेशन भी आ सकता है, सिजोफ्रेनिया भी है, जो एक एंग्जाइटी होती है वो भी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को है ना कुछ ऐसे इल्यूजन्स होते हैं, मतलब भ्रम होते हैं कुछ कुछ, है ना, इन बीमारियों में, कि उसके सामने कुछ है, उसके अंदर उसके अंदर कुछ है, कुछ अलग रोल कर रहा है वो, मतलब इस तरह की बीमारियाँ। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म बीमारी क्या होती है, इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या एएसडी देखते हैं। एएसडी का मतलब ही होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। विकासात्मक विकार है, मतलब विकास से को अफेक्ट करता है, प्रॉपर विकास नहीं होने देता है, जो संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में दिखाई देने लगता है। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो ये पता लगने लगता है कि इस व्यक्ति को ऑटिज्म हो सकता है या है। किसी भी उम्र में निदान संभव हो सकता है। इसके अन्य नाम ये देख लेते हैं। स्वलीनता, आत्मविमोह, आत्मघाती विकार, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, ऑटिज्म ही आएगा, तो आपको याद रखना है। शब्द किसने दिया था ऑटिज्म, लियो कैनर ने दिया था। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस, याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। और ऑटिज्म के भी कुछ टाइप होते हैं, क्लासिक, एस्पर्गर, परवेलिव। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बाकी के फैक्ट्स याद रखने कि ऑटिज्म क्या होता है। विकासात्मक विकार है, और लियो कैनर ने टर्म दिया था। अन्य नाम ये हैं, स्वलीनता, आत्मविमोह, आत्मघाती विकार। और विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को। इसके बाद हम आगे देखते हैं पार्किंसन। पार्किंसन एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारी होती है। क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्र का तंत्र, तो इससे संबंधित एक बीमारी है। इसके बाद एसिड अटैक विक्टिम, जो क्या हो जाता है कि एसिड जो हमला हो जाता है, महिलाओं पर जनरली ज़्यादा देखा जाता है, तो उसके जो विक्टिम्स हैं उनको भी इसमें दिव्यांगों की श्रेणी में रखा है, वो भी डिसेबिलिटी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब मल्टीपल मतलब क्या है कि एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो गए। सपोज करो कि कोई व्यक्ति मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि तो है ही, साथ में क्या हो गया, वो बहरा भी हो गया, ठीक है, या गूंगा भी हो गया, या फिर मंदबुद्धि है और साथ में क्या हो गया, वो ब्लाइंड भी हो गया, तो ये इनको बोलते हैं अपन मल्टीपल डिसेबिलिटी। एक है सिकल सेल। सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज में क्या हो जाता है, अब देखो, सिकल सेल, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया, ये तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। सिकल सेल में क्या हो जाता है, जो आरबीसी है उसका जो शेप होता है, मतलब आकार होता है, वो हाशियाकार हो जाता है, इस तरह से हो जाता है। तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन मतलब प्रॉपर नहीं रहती है, तो बच्चे को या फिर जो भी व्यक्ति है उसको प्रॉब्लम होती है ना, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है ये, सिकल सेल डिसीज। जनरली ब्लड रिलेटेड डिसीज ही होती है, इसमें ब्लड से संबंधित, जो ब्लड की डेफिशिएंसी हमेशा बनी रहेगी, एनीमिया की समस्या रहेगी ऐसे बच्चे को। इसके बाद हम देखते हैं हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। मैं आपको बताऊं कि ये तीनों ही होते हैं, वो जेनेटिक हैं। कैसे हैं, जेनेटिक डिसीज़ है, मतलब आनुवांशिक बीमारियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हीमोफीलिया क्या होता है और थैलेसीमिया क्या होता है। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया दोनों बीमारियां आनुवांशिक हैं, सिकल सेल भी आनुवांशिक है, तीनों ब्लड से रिलेट करती हैं। हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, जब कहीं पर कट लग जाता है तो क्लॉट नहीं बनता है, जनरली क्लॉट जल्दी से नहीं बनता है। क्लॉट मतलब क्या होता है, थक्का, तो रक्त का जो बहाव है वो अधिक हो जाता है, तो ये समस्या होती है हीमोफीलिया में। और थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम है, थैलेसीमिया में ना आरबीसी वो नष्ट होने लगती हैं, आरबीसी नष्ट होने लगती हैं, तो इन लोगों को भी, थैलेसीमिया वाले लोगों को भी टाइम टाइम पर ब्लड की नीड पड़ती है, तो ये समस्या रहती है थैलेसीमिया में। अब एक है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मतलब कोई बच्चा है वो अपनी भाषा को बोल नहीं पा रहा है, मतलब कुछ बोलना चाहता है, लैंग्वेज डिसेबिलिटी है लेकिन स्पीच डिसेबिलिटी है, अपनी बात को बोल नहीं पा रहा है। एक है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है आपको, यहाँ पर क्या होता है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है लोगों का, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनो सिस्टम बोलते हैं, ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, जो नर्व फाइबर होते हैं, किन पर, नर्व फाइबर्स पर, इन्हें नर्व फाइबर पर अटैक कर देता है, इन पर अटैक कर देता है, तो ये नर्व फाइबर होते हैं प्रॉपर सिग्नल नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से सुने कि इसमें क्या होता है,
इम्यूनो सिस्टम होता है, जो इम्यूनो सिस्टम क्या करता है, नर्व फाइबर्स पर अटैक करता है। नर्व फाइबर्स के ऊपर एक माइलिन लेयर होती है, उस पर अटैक करता है, जिसके चलते ये अफेक्टेड हो जाते हैं और सिग्नल्स को प्रॉपर डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इस लर्निंग डिसेबिलिटी पर मेरे को एक वीडियो बनानी है, जिसमें जो मैंने आपको वहाँ भी बताया था, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, वो सारी चीज़ें, डिस्ग्राफिया, उनको अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद और बीमारियां हैं सेरिब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। तो सेरिब्रल पॉल्सी भी क्या है, एक मानसिक समस्या रहती है, ठीक है। अब इस मानसिक समस्या के चलते क्या है, मांसपेशियां अफेक्ट हो जाती हैं। क्या है, मांसपेशियां अफेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है, मसल्स अफेक्ट होंगी, तो वही है कि कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय और संतुलन प्रॉपर नहीं रहेगा, ठीक है, समन्वय और संतुलन नहीं रह पाएगा। तो यह है सेरिब्रल पॉल्सी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या हो जाता है कि इसमें भी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या है, वही है कि वापस से क्या होगा कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं जनरली व्हील चेयर वगैरह पे आप देखते हैं, है ना। तो ये इन बीमारियों से रिलेट भी हो सकते हैं वो लोग। अब एक और क्या है, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। इसमें भी मानसिक बीमारियां होती हैं। जैसे अपन ने वहाँ पर एक मानसिक बीमारी देखी थी, मतलब सेरिब्रल पॉल्सी को भी इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं। एक अल्जाइमर होता है, अल्जाइमर, अल्जाइमर को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, ठीक है। सिजोफ्रेनिया वगैरह को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मतलब मानसिक समस्याएं बहुत सारी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से हमने 21 की 21 बीमारियों को एक बार डिस्कस कर लिया है। इसके बाद जो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और समस्याग्रस्त बालकों पर अपना पूरा फोकस करेंगे। इसके बाद आपके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज में आपको जैसे कि क्वेश्चंस मिलते हैं, जीनियस और गिफ्टेड चिल्ड्रन IQ इज, मतलब प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से 140, 128 से 136, 200 से 202 या 150 से 200। आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन आर, मतलब मानसमंद बालकों की पहचान होती है कैसे, बुद्धि परीक्षण से, समाज मितीय तकनीक से, व्यवहार निरीक्षण या उपरोक्त तो सभी, इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू, सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स से, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन से, क्या ऑल ऑफ दिस। तो आपको दोनों प्रश्न के उत्तर देने हैं। लगातार वीडियोस को देखते रहें, शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।